हेलो। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह और हाजिर हूं इटली के सैन जिग्मानो गांव में। अब ये सैन जिग्मानो गांव क्या है इटली का? दरअसल ये मेरा जो ग्राम पंचायत खलारी है, तो मैं भारत का इसको सैन जिग्मानो कहता हूं, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित अगर कोई गांव है तो वो है इटली का सैन जिग्मानो। तो इसी तरह भारत का जो खलारी है सबसे विकसित गांव है। और ये जो भ्रष्टाचार की परत जो डेली दर डेली हमारे वीडियो आते हैं पूरे एविडेंस के साथ, तो कोई माननी इसका जो है खंडन भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो आज की शुरुआत होगी एक कविता से, और फिर हम आज जो है ना एक ऐसा मामला खोलेंगे जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो है खलारी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का चरम। और इस कविता को मैंने जो है इसके कुछ लाइनें एडिट करी हैं। तो कविता क्या है कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। दिख रही है ना? जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसमों का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जगा रहा हूं पंचायत को, दिखा रहा हूं भ्रष्टाचार को, किस तरह आंदोलित है इस कविता की भाषा देखिए। जगा रहा हूं पंचायत को, दिखा रहा हूं भ्रष्टाचार को, किस तरह आंदोलित है इस कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी माननी के भतीजे का शिकार। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी माननी के भतीजे का शिकार, दूर तक फैला गहरा कुहासा देखिए। और इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना है। ये लाइन जो है, ये लाइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये लाइन है, ये गाजीपुर और मोहनपुर की घटना पर जो है आधारित है, जहां पर आपको पता होगा कि माननी के बहुत कुछ खासम खास और जो माननी के जो लोग थे उन्होंने जो है घटना को अंजाम दिया था। तो वही वापस से सुनाता हूं कि मत्स्यगंधा फिर कोई होगी माननी के भतीजे का शिकार, दूर तक फैला फैला हुआ कुहासा देखिए, खलारी के विकास का तमाशा देखिए। खलारी के विकास का तमाशा देखिए। अब बात ये है एविडेंस। और मैं तो चाहता हूं कि माननी जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। माननी जी ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, इतनी गड़बड़ियां की हैं, और सबसे बड़ा उल्लंघन तो अपने उस सरकारी कर्मचारी होने के पद का किया है। तो उस पर तो हम किसी दिन वीडियो बना लेंगे, लेकिन एक ये देखिए, ये उनके प्रधानी के कार्यकाल का है। और ये फाइनेंस ईयर 2020-21 लिखा है। स्कीम देखिए, स्कीम नेम 14 फाइनेंस कमीशन है, स्टेट नेम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बांदा, ब्लॉक नारायणी, और ये जो है बिलिस ग्राम पंचायत खलारी की बात है। इसके अंतर्गत जो पैसा सैंक्शन हुआ है, जरा आप इसमें से देखिएगा, ये पैसा है, ये सैंक्शन हुआ है, और सारे नाम स्क्रीन पर हैं, आप पढ़ लीजिए। अब बताइए कि माननी जी ने इतना करप्शन की एक जो है ना हद होती है, पर इनने सारी हदों को पार कर दिया। और माननी जी ने क्या किया कि यहां पर जरा देखिए कि अपने सभी भाई भौजाई, घर के जितने भी जो भतीजी भतीजा, जो भी जितने भी मेंबर हैं, सभी के अकाउंट में मजदूरी के नाम पे पैसा डाल दिया था माननी जी ने। और इनको लगा कि खलारी के लोग बौका तो है ही हैं, भाई खलारी ग्राम पंचायत के लोग बौका तो हैं बौका, उसमें कोई दो राय नहीं है। कि मैं ये तो देख लिया कि इतना करप्शन होते हुए कि कोई उफ नहीं कर रहा है, कोई उफ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी माननी जी हमको क्या देंगे, माननी जी हमको आवास देंगे, माननी जी हमको फला देंगे, माननी जी हमको ढेला देंगे, माननी जी आपको बाबा जी का ठुल्लू देंगे, लीजिएगा भी ये, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि जो आप जिसकी कामना करते हैं वो पर्सनल लोगों को चला जाता है। अब जरा सोचिए कि ये पैसा, ये साफ साफ करप्शन है, और इसका जवाब नहीं दे पाएंगे माननीय जी। अगर है तो पब्लिक डोमेन में इसका, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसका माननीय जी को जवाब देना चाहिए कि ये लोग जो है, और जिनके साथ मजदूरी की गई होगी, जहां काम हुआ होगा, काम भी पता है, तो वहां लोग काम किए होंगे, तो उन काम के सच में कि उन लोगों के साथ मजदूर ये जितने भी हैं जिनको पैसा सैंक्शन हुआ है, तो क्या पैसा ये लोग मजदूरी किए थे जिनको पैसा इनके अकाउंट में सैंक्शन हुआ है? अब आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का, किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ होगा, किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ होगा। अब सोचिए जरा, इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए, पूरे नाम देखिए और बहुत डिटेल से देखिए, इसी वजह से मैं प्रॉपर जो है, और सभी के एक मैं बता दूं, यहां कोई नहीं छूटेगा। जो भी करप्शन से जुड़ा रहा है, कोई भी माननीय हो, हमारा ना कोई
हमारी ना किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना हमारा व्यक्तिगत विरोध है, और ना ही हमारा कोई जो है ना प्रेम है। ये सिर्फ मैं इस वजह से कर पा रहा हूं कि मैं अपने लोगों के लिए कर पा रहा हूं। लेकिन उससे भी जरूरी बात जो मुझे खलारी में जगाना है कि वो है दलित चेतना। इस जरा सेंसस को देखिएगा कि खलारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो टोटल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा 846 लोग एससी कैटेगरी से आते हैं, अर्थात दलित हैं, और जो जो 1500 लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अर्थात ये बताइए कि आज तक आखिर दलित चेतना क्यों नहीं जग पाई? दलित चेतना क्यों नहीं जग पाई? क्या दलित सिर्फ मत्स्य गंधा देते रहेंगे माननीयों के लिए? क्या दलितों की सिर्फ इतनी ही चेतना रह गई है? आखिर दलित चेतना क्यों शून्य है? उसके पीछे क्या रीजन है? अगर दलित चेतना जग जाए तो शायद करप्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो एक तरीके से सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सगे संबंधी हैं। आपकी पंचायत में करीब 50% पटेलों की आबादी है, और जिस जाति से मैं आ रहा हूं उस 50% जो पटेलों की आबादी है, इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये सभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से जो है संबंधित हैं, या जो है इनकी रिश्तेदारियां हैं। तो ये लोग तो नहीं बोलेंगे, और अगर इनमें से कुछ लोग आएंगे तो उनको दबा दिया जाएगा सामाजिक दबाव डाल करके। लेकिन तुम पर तो कोई दबाव नहीं है, तुम पर तो कोई दबाव नहीं है, पर तुम क्यों डर रहे हो? दूसरा एक और भाग है जो करीब 17 से 18% है, यादव है, लखेर है, और नाई है, या अन्य जातियां हैं, ओबीसी के अंतर्गत जो आ रही हैं, ओबीसी कैटेगरी में आ रही हैं। तो आखिर ये क्यों चुप हैं? ये बताओ कि क्या पर्टिकुलर इस जाति की, वहां की ग्राम पंचायत की जो राजनीति इनकी बकौती है क्या? बताओ जरा हमको। लेकिन ये गलती अगर किसी की है तो मैं तो मानूंगा कि इस समाज की है। क्यों? क्योंकि इनके हक मारे गए, सबसे ज्यादा तो हक इन्हीं के मारे गए हैं। मैं अभी जल्दी जो है ना आपके एक माननीय जो इस समय वर्तमान में माननीय है आपके यहां, उनका वो लेके आऊंगा, डिटेल देखिएगा कि उनको वोट तो मिलता है 800, पर ऐसे 50 चुनिंदा लोग हैं कि उनके अकाउंट में पैसा गया है। आप सोचिए कि वोट तो 800 लोग दिए थे, पर 50 ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनको मात्र जो है माननी जी ने उनके अकाउंट में पैसा भेजा है। वो मैं प्रॉपर एविडेंस के साथ, जैसे मैंने ऊपर का एविडेंस दिखाया, वो एविडेंस के साथ लाऊंगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं अपने दलित भाइयों से कहूंगा कि दलित चेतना इस बार जगनी चाहिए। तुम क्यों रामलाल बहुरिया, केसोरिया, महथुरिया को काहे वोट कर रहे हो? और अगर वोट कर भी रहे हो तो ये पूछो ना कि किस लिए, हमारा क्या विकास हो रहा है? आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पे इस आबादी में जो 3000 टोटल आबादी है लगभग, इसमें जो लगभग 20% ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट शिक्षा अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये लोग तो अपने बच्चे बाहर भेज देंगे, लेकिन बाकी की जो रेस्ट ऑफ आबादी है 80%, उनके बच्चे क्या करेंगे? जो आप जो कर रहे हो मजदूरी, फिर अपने बच्चों से भी वही मजदूरी करवाना चाहते हो, वही मजदूरी करेंगे। तो सबसे जरूरी बात है कि आप क्वेश्चन पूछ पाओ, शिक्षित होना। अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन खराब हो गई तो ध्यान रखिएगा कि आने वाली जो आपकी जनरेशन है, जो फ्यूचर है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो इन माननीयों से पूछिए, ये खुद अनपढ़ है माननीय, तो कहां आपका कोई सहयोग कर पाएंगे? तो माननीयों से पूछिए कि हमारे बच्चों का जो हक खाया जा रहा है, जो स्कूल में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, जमाई मार रहे हैं, और जो मिड डे मील के अंतर्गत खाना मिल रहा है, तो उसकी क्या गुणवत्ता है? जब तक सवाल नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने भ्रष्टाचार की आपको एक वानगी दिखाई है, यह सिर्फ एक वानगी है भ्रष्टाचार की। मैं अगेन बोल रहा हूं, एक एक कामों की जो है मैं भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा, पर यह सिर्फ एक वानगी है, सिर्फ एक वानगी है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। ये तो सिर्फ ये समझिए कि ट्रेलर का आधा हिस्सा है, पूरा तो ट्रेलर भी नहीं आया है, और मूवी तो पूरी बाकी है। मूवी तो 1 साल तक चलेगी, क्योंकि इलेक्शन लगभग जो है, और इसके बाद बहुत सारे ये माननीय लोग अब आपको भड़काना शुरू कर दिए होंगे, अपने समर्थकों को कहना एक बात शुरू कर दिए होंगे। तो उसका भी हमको जो है ना कि क्या करना पड़ेगा कि उनकी बातों को लेकर के जवाब देना पड़ेगा। कि कुछ लोगों का हमें फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो सबसे पहले कि देखो, जिनको आप माननीय समझते हो, माननीय जी का एक सिलेबस है। क्या है? सिलेबस है। सबसे पहले यह समझो कि ए नाम के माननीय है,
और ये जो माननी है ना, ये दरअसल क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। क्या है? सरकारी कर्मचारी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी इनसे कभी नहीं पूछा जब आपके पास वोट मांगने आते हैं कि आप अपनी इस व्यवस्था, आप जो है आप अपने इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी होते हुए कोई एक व्यक्ति किसी भी हालात में एक पोस्टर या प्रचार या किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकता है। और माननी जी ने लगातार 10 से 15 सालों से धड़ल्ले से इसका दुरुपयोग किया है। और इस वजह से कर पाए हैं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछते रहे हैं। क्यों इस वजह से कर पाए हैं ये लोग दुरुपयोग? क्योंकि आप शिक्षित नहीं थे। आप शिक्षित नहीं थे। तो सबसे जरूरी बात है कि इस बार इनका माननी जी का रथ इसी आधार पर रोक दूंगा, और मैं तो रोक दूंगा और चैलेंज के साथ कहता हूं कि रोक दूंगा। मैंने इसी वजह से अपनी पूरी एक टीम तैयार रखी है एडवोकेट्स की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। और मैं एक चीज और बता दूं कि यहां जो मुझे बैकिंग है, आपको क्या लगता है कि मुझे बैकिंग है तो मैं आप लोगों के उसमें, ठीक है, आप लोग मुझे क्या सपोर्ट करेंगे? और मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आगे बोल रहा हूं, मुझे सपोर्ट आप नेता के आधार पर मत कीजिएगा कि मैं नेता हूं ना, मैं वोट मांगने आने वाला ना, आगामी चुनाव में मैं कंटेस्टेंट बनने वाला। आगामी चुनाव में मैं कोई जो है ना आपका कोई प्रत्याशी नहीं बनने वाला। तो आप मुझे इस तौर पे ना देखें कि मैं अपनी जमीन तैयार कर रहा हूं या फिर आगे आगामी चुनाव में मैं जो है ना इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं। और आऊं तो वोट भी मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा काम क्या है, तो मैंने जो है ना, मुझे बैकिंग क्या है, मैं अपना एक बैकिंग सपोर्ट बता दूं। मुझे पता है आप लोग कोई सपोर्ट नहीं दोगे, आप तो वो वैसे लोग हैं ना कि बस आप तो एक सुसुप्ता अवस्था है, एक तरीके से कहा जाए कि आपको स्टेरॉइड की जरूरत है। हो सकता है थोड़ा बहुत करंट आए और फिर वो करंट 2-4 दिन में क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो मुझे ऐसे सोते हुए लोगों को जगाना भी नहीं है, मुझे तो जगाना है उस युवा पीढ़ी को जो आने वाले उनके बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। क्योंकि मैं, ये जो आपकी वृद्ध जन लोग हैं, इन्होंने ऑलरेडी अपने बच्चों का, बहुतायत बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है इस जातिगत राजनीति के चक्कर में। तो मुझे बैकिंग सपोर्ट क्या है? मुझे बैकिंग सपोर्ट उन आईपीएस और आईएएस मेरे दोस्तों का है, जो अधिकारियों का है, जो आज कहीं ना कहीं जो है कार्यरत है। भले उन्होंने मुझे पर्दे के पीछे रह के मुझे बहुत सारा सपोर्ट दे रखा है। मुझे लीगल सपोर्ट उन मेरे दोस्तों का है जो मैं इलाहाबाद में 10 साल तक रहा, और मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो जुडिशरी में भी बैठे हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे उन लोगों का अपना सपोर्ट है, और मुझे पता है कि आप लोग तो सपोर्ट करने वालों में से नहीं हो, और आप लोगों में जो सपोर्ट करने आएगा वो जो है युवा पीढ़ी ही होगी, ठीक है? और नहीं, आपको ये पता है कि ये इन माननीयों के जो खास हैं, इन माननीयों के जो खास हैं, पिछले 5 साल पहले मुझको फिजिकल असॉल्ट किया था, फिजिकल असॉल्ट, ठीक है? तो आपको लगता होगा कि आखिर इन पे, और अभी आज भी मुझे, मैं अगेन बोल रहा हूं कि इस चीज को लेकर के ये कभी भी अटैक, हमला करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, पर अब वो दिन गए। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिवली, प्रशासनिक तौर से स्ट्रांग हैं और लीगली भी, और हम सारा कार्य जो है ना पूरी तौर से एक व्यवस्था में रह के कर रहे हैं। तो आगे माननीय के बारे में थोड़ा सा, तो माननीय जी का एक सिलेबस है, और अपना वो जो ये सिलेबस है, अपने समर्थकों को एक ही बात बोलते हैं, उनकी कुछ मैं लाइनें बताता हूं। देखो भैया, इस बार मुझे 3 ठो प्रमाण पत्र दिलवा दो, 3 प्रमाण पत्र दिलवा दोगे ना तो मैं बबेरू से विधायक बन जाऊंगा। खलारी एक विधायक देखेगी। माननीय जी के वर्ड बता रहा हूं। माननीय जी के समर्थक घर वाले भी यही बात बोल रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं। अरे तुम विधायक बन जाओगे तो कितना नहीं लूटोगे, प्रधान बन करके, सदस्य बन करके जितना लूट लिया, तो सोचो विधायक बन करके अभी तो गांव वालों को ही लूटा, पंचायत के लोगों को लूटा। अब अगर विधायक बन गए ना धोखे से, तो तुम तो पूरी जनता, क्षेत्र की जनता को लूट लोगे, और जाके जो है ना मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया में अपना घर बनाओगे। कहां? मैसाचुसेट्स और पेंसिल्वेनिया में अपना घर बनाओगे हमारा पैसा लेकर के। तो हम ये गलती नहीं होने देंगे। अब हम वापस आ चुके हैं, गब्बर इज बैक, गब्बर इज बैक। तो ये सिलेबस ध्यान रखना है कि उनका एक सिलेबस है, वो सिलेबस यही रिपीट करते होंगे उनके घर वाले, उनके समर्थक, उनके माननी। तो सबसे पहले जब भी ये सिलेबस रिपीट करें तो उनसे पूछेगा कि आप जो 3 प्रमाण पत्र लेने का जो आशा रखते हैं, तो उसका मेरिट क्या है, उसका मेरिट क्या है। दूसरा, अब ये समर्थकों को जो है वही सिलेबस भेज देते हैं, तो समर्थक भी वही कन्वे करती है जनता को कि देखो
फला माननी जी हैं, माननी जी ये कर देंगे, माननी जी वो कर देंगे, और माननी जी को जो है ना मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, पैर छू के ये अपना समर्थक बनाते हैं, और बाकी उसी जनता की पेलते रहते हैं पैसे के आधार पे कि पैसा उनका है, जनता का है, पर मीठी मीठी बातें कर लेंगे, पैर छू लेंगे, पर उनके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने देंगे, उनका पैसा खा जाएंगे, उनकी मजदूरी अपने खासम खास को भेज देंगे। जरा सोचिएगा, ये माननी जी हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन करेंगे, जब आप पूछेंगे कि आखिर ये व्यक्ति, देवी सिंह नाम का व्यक्ति, ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, तो माननी जी कुछ सवाल आपसे, आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला, कि वो पागल है, पहला उनका यही होगा। मैं बता रहा हूं ना कि मैं साइकोलॉजी, देखो मैं जब सिविल सर्विस में आया और मैं 5 साल 6 साल पढ़ाई करी और पिछले 7 6 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इस सिलेबस इतना अथाह है कि इसको पढ़ के अंदर से कुछ फील होता है। तो हम किसी का एक तरीके से साइकोलॉजी पढ़ पाता हूं मैं कि उसकी मनोविज्ञान क्या है, तो कहते होंगे कि पागल है, पहला कि पागल है, ठीक है। फिर दूसरा कहते होंगे कि जब लोग कहेंगे कि अच्छा ये तुम्हारा ये सब जो है ना भंडाफोड़ कर रहा है तो पागल है, तो ये बात से लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो दूसरा कहेगा कि अच्छा ये बताओ कि इतना ही होशियार होता तो कहीं नौकरी में ना लग गया होता। तो एक चीज और क्लियर करूं, मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था, मैंने आईएएस और आईपीएस, सॉरी आईएएस और पीसीएस के अलावा कोई उससे निज एक दो एग्जाम को छोड़ दिया जाए, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मेरी क्या शिक्षा है वो आप लोग समझ सकते हैं, और वो मुझे पता है। तो ये बात भी उनकी कैंसिल आउट हो गई, और इस बात को फिर जब मुझे प्रूव करना पड़ेगा तो मैं कहूंगा कि अपने इन 5 गांव में माननीयों के जितने भी खासम खास हैं लेके आइए, मैं फ्रंट टू फ्रंट डिबेट या सारे एग्जाम के लिए मैं चैलेंज करता हूं, और आपके मुझे लोगों से स्वीकारोक्ति है कि आपके जो कंटेस्टेंट होंगे तो उसके लिए जो है ना स्वीकारोक्ति है, अगर मैं या फिर मेरे लोग, मैं और मेरे एक और व्यक्ति है और उसी पंचायत से बिलोंग करता है, अगर हम हार गए योग्यता के आधार पे, तो सभी माननीयों की मैं बता रहा हूं कि जीवन भर गुलामी करेंगे, और ये मैं पब्लिक डोमेन में बोल रहा हूं, और नहीं फिर ये उनके कंटेस्टेंट और उनको भी करना पड़ेगा। तो ये भी जो है ना अयोग्यता वाला भी जो है उनका पॉइंट क्या हो गया, खत्म। क्योंकि मैंने अगर ये बात बोल दी कि मुझे स्वीकार है, अगर आप कह रहे हैं मुझे अयोग्य कह रहे हैं या और भी कई तरीके का दंभ भर रहे हैं, तो मुझे आपकी ये बात को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं रेडी हूं आपके किसी भी कैंडिडेट से फ्रंटल वॉर के लिए, विच मींस फ्रंटल वॉर हैज बीन डिराइव टू द एजुकेशन वॉर, ठीक। तो मैं उसके लिए क्या हूं, रेडी हूं, ठीक। मैं और मेरा एक वो मैं पत्ता लास्ट में खोलूंगा। सबसे पहले तो जो है ना ये फ्रंटल एजुकेशन वार जो होगा वो मुझी से होगा, फिर सेकेंडरी मेरे पास एक और हुकुम का इक्का है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कि ये लोग मुझे कहते होंगे कि नेता हूं मैं, नहीं, मैं नेता नहीं हूं, और इसी वजह से मैं हर बार ये बात बोलता हूं, जब पहला वीडियो भी मैं डालता हूं तो सबसे स्टार्टिंग में बोलता हूं कि मुझे नेता ना समझिएगा, और नेता के आधार पे मैं आपका कोई सहयोग भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं कोई नेता नहीं हूं, और नेता के नाम पे मुझे, मैं जब वोट मांगने आऊं तो मुझे वोट भी नहीं कीजिएगा, तो मैं नेता नहीं हूं। तो भाई हूं कौन, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा कोई तो हित होगा, तो जी हाँ है ना, एक ये हित है कि मैं एक जागरूक और शिक्षित नागरिक हूं, और मैं कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा। मैं सिर्फ, मैं ही क्यों आवाज उठाऊं, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये है, तो उसके लिए जो बाकी लोग, बाकी की जनता क्यों सोई हुई है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ युवा वर्ग का सहयोग चाहिए, और वो युवा वर्ग, इनसे सिर्फ माननीय जब आपसे वोट मांगने आए, या फिर माननीयों को सोशल मीडिया में टैग कीजिए कि बताइए माननीय जी कि इसका आपके पास कोई जवाब है, और ये जवाब पर्सनल नहीं, ये पब्लिक डोमेन में दीजिए, वीडियो बना के दीजिए कि हमने ये जवाब, हमने ये ऐसा किया, हमने ये ऐसा किया, कि ये जो मैं पूरे साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूं कि माननीयों ने जो है ना अपने आदमियों के 50-50 हजार रुपए मजदूरी के नाम पे भेज दिए हैं। इन्हीं माननीयों ने यहां तक जो है गड़बड़ी करी है, मैं आपको बताऊं कि इन्हें अपने लोगों को पैसे भेज दिए हैं मजदूरियों के नाम पे, और एक माननीय तो सबसे ज्यादा हद हो गई, उसमें जल्दी वीडियो लाऊंगा, कि अपने ही अकाउंट में 100 मीटर की सीसी का लगभग 70,000 रुपए अपने अकाउंट में भेज दिया है मजदूरी के नाम पे। तो सोचो भ्रष्टाचार का क्या लेवल है, भ्रष्टाचार किस चरम पर है, आप अंदाजा लगा पाओगे। तो ये चीज है। अब बाकी लोग कब आएंगे साथ,
और उनको क्यों आना चाहिए? तो बाकी लोगों से पूछता हूं कि अगर नसों में पानी नहीं खून दौड़ रहा है तो मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनसे सवाल पूछिए। और आप जो है राग प्रेम द्वेष दूर रख करके और पूछिए अपने नातियों के लिए, बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा कल जो है अगर स्कूल जाएगा तो जो है उसकी शिक्षा का क्या स्तर है, कि अगर यही ऐसी क्लासेस चलती रही, ऐसे टीचर पढ़ाते रहे या फिर कोई पढ़ाई नहीं होती है। उनसे पूछिए कि मेरा बच्चा रात बेरात उसी सड़कों से, तुम्हारी इस ये सीसीओं से आ रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जल भराव है, कल अगर बच्चे की गाड़ी 10 मीटर नीचे खाई में उतर गई और मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकार ने तो पैसा भेजा था, आपसे टैक्स लेती है सरकार। अगर आप कुछ खरीदते हैं, उदाहरण के तौर पे आप ये देख रहे होंगे ये लिक्विड, इस बॉटल पे जो है जीएसटी लगा हुआ है इस लिक्विड पे, और वो जीएसटी जब मैंने खरीदा है तो पैसा पे किया है। अर्थात कि आप कोई भी चीज खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, और वही टैक्स एक तरीके से सरकार आप पर खर्च कर रही है, और वही आपके माननीय उड़ा ले जाते हैं, अपने लोगों को भेज देते हैं। तो आपको इस वजह से साथ आना चाहिए कि आप हक मांग सकें। आपका हक खाया जा रहा है, आपका हक क्या किया जा रहा है? आपका हक खाया जा रहा है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और हम क्या हैं, सॉरी हक क्या है आपका? तो हक में देखेंगे कि बुनियादी जरूरतें हैं। शिक्षा का स्तर क्या है कि जो मिड डे मील के अंतर्गत जो भोजन मिल रहा है तो उसमें माननीय जी का हिस्सा है। साथ में जो है स्कूल में बुनियादी चीजें सुधारने के लिए जो चीजें आ रही हैं, माननीय जी का कमीशन है। पता चले कि आपके बच्चे स्कूल तो गए लेकिन उस स्कूल की जर्जर दीवारें आपके बच्चे के ऊपर गिर गई और आपका बच्चा नहीं रहा। यह जिम्मेदारी उसी माननीय की है, यह ध्यान रखिएगा, पूछते रहिए। दूसरा, स्वास्थ्य। आपके गांव में 3000 की आबादी में आखिर क्यों कोई प्राइमरी सेंटर नहीं, प्राइमरी हेल्थ कोई सेंटर नहीं है? तो इनसे पूछिए कि क्यों। दूसरा, सड़क नाली खड़ंजा आप ये बनवाए तो हैं, लेकिन किस स्तर का क्वालिटी लगाए हैं वो सबको पता है। इनमें ही जल भराव हो जा रहा है, इनमें ही जल भराव हो जा रहा है। नाली खड़ंजा और सड़क के मेंटेनेंस के नाम पे जो है ना लाखों रुपए उड़ा दिए जाते हैं। और कैसे उड़ाए जाते हैं कि रमललवा उनका खास है तो रमललवा के अकाउंट में 50,000 डाल दिए जाएंगे। फिर बताया जाएगा कि रमललवा तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए गए हैं, एक काम करो कि 500 रख लो और 49,500 रुपए हमको वापस कर दो। ये कौन कह रहा है? ये प्रधान जी के बहुत खासम खास जो प्रधानी कर रहे हैं। प्रधान जी तो प्रधान बन गए पर प्रधानी नहीं चला रहे हैं, प्रधानी उन्हें ट्रांसफर कर दी, प्रधानी उन्हें ट्रांसफर कर दी। तो ऐसा हो रहा है, आपकी कॉलोनी आई, कॉलोनी में आपका पैसा आया, उदाहरण के तौर पे 1.5 लाख रुपए आया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसको दिल पे मत लीजिएगा कि अगर कम ज्यादा आया हो तो कहें नहीं इतना। तो एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे 1.5 लाख रुपए आया और 1.5 लाख में प्रधान जी के भतीजे का फोन आ गया कि भैया 10,000 दे दीजिएगा, 10,000 नहीं देंगे तो अगली किस्त नहीं आएगी। तो जरा सोचो कि ये 10,000 किसका था? बताइए, 10,000 किसका था? माननीय जी का था? नहीं था ना। अगला कि जो मैंने जातिगत राजनीति का खात्मा कैसे होगा, और ये जातिगत राजनीति क्या है? एक तो उस सेंसस को देखिए जो ऊपर सेंसस मैंने दिखाया था कि भाई ये जो सेंसस आप देख पा रहे हैं कि इसमें से करीब 1/4 आबादी, सॉरी 1/3 आबादी तो ऐसे यानी एससी कैटेगरी की है। और आप बताइए कि इतने में ही प्रधान बन जा रहा है। भाई अगर ये लोग नहीं सुधर रहे हैं, ये लोग नहीं सुधार सकते हैं, इनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो तुम क्यों नहीं जग जाते हो? इकट्ठा हो जाओ, सभी दलित चेतना एक होनी चाहिए और अपना एक कैंडिडेट बनाओ, एक कंटेस्टेंट बनाओ और इन सबको चैलेंज करो। अरे इतने में तो जीत हो जाती है महाराज, कहां हो, इतने में जीत हो जाती है। ये जो आप जो देख रहे हैं इतना सेंसस, तो क्यों आखिर अपने बच्चों के भविष्य का इनको शोषक बना के रखे हो? इनकी सत्ता को चैलेंज करो और उखाड़ फेंको इनकी सत्ता को। नहीं, ये शोषणकारी लोग आपको अगेन अगेन आते रहेंगे। कल रामलाल आया है, परसों श्यामलाल आएगा, नरसों मैं आऊंगा और फिर मेरी एवज में कोई और आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक सत्ता को चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक सिर उठा के सिर झुका के चलते रहेंगे, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। माननीय जी की राजनीति ही सरेंडरिंग पॉलिटिक्स है। सरेंडरिंग पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल
साइंस का एक टर्म है जो आपको समझ नहीं आएगा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। सरेंडरिंग पॉलिटिक्स उसे कहते हैं कि ये जोंक की तरह होते हैं। जोंक, जिसको ये गढ़ा घाट या नदिया में जो ग्वाच पाई जाती है उसी को जोंक कहते हैं। तो ये ग्वाच की तरह लोग हैं। ये ग्वाच की तरह कैसे हैं कि आपके लगेगा कि आपके साथ चिपक गए और आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपका जो है ना ये खून चूसते रहेंगे, चूसते रहेंगे, चूसते रहेंगे, और फिर जो है ना अलग हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि इस जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार जो है किसी भी व्यक्ति को, रामलाल बहुरिया, केशोरिया बुधई, किसी को भी चुनिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति चुनिए कि जो योग्यता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हो, चारित्रिक चारित्रिक कोई कमी ना हो, कोई मत्स्य गंधा का ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार से कोई माननी या माननी का घर वाला या माननी का भतीजा कोई मत्स्य गंधा की आबरू ना लूटे। अगर ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारे माननी जो हमारे यहां हुए, उनके कुछ खासम खास लोग मत्स्य गंधा की आबरू लूटते रहे और सामाजिक ताने बाने के चलते लोगों ने नहीं आवाज उठाई और इसको वहीं सेटल कर लिया। ये गलत है और गलत है और गलत है, ध्यान रखिएगा। लोग जो है अगेन एंड अगेन ये चीज जो है ना लोग कांड कर देते हैं और सब 10,000 में सेटल कर लेते हैं। ठीक है, 10,000 में सेटल कर लेते हैं। अरे हमारी माताओं बहनों की आबरू इतनी सस्ती थोड़ी ना है कि आप 10,000 रुपए में सेटल कर लेंगे। अगर कोई आबरू लूटता है तो इन लोगों को जो है जेल की हवा खिलानी चाहिए, और ये दिमाग में रख लो। लेकिन ये जेल की हवा इस वजह से नहीं खिला पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी नसों में जो है वो पानी है, खून नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो सब तक बातें पहुंच गई होंगी। समझदार के लिए सारा ही काफी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब की बारी है। आप दलित चेतना लाइए और इस 33% लोग इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। सब लोग इकट्ठा होइए और इस सत्ता को चैलेंज कीजिए। अगले दिन फिर मिलेंगे हम किसी एक और मुद्दे के साथ, और हमारे पास तो अब इतने मुद्दे हैं कि साल बीत जाएगा पर मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। आज तो हम जो है सेंट्रिक हैं अपने पूरी ग्राम पंचायत पे, और लंबे समय तक सेंट्रिक रहेंगे। इसके बाद हम आएंगे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और फिर जो है अपने पूरे क्षेत्र और जिले को कवर करेंगे। तो जो हमारा उद्देश्य, और ध्यान रखिएगा, माननी लोग अभी अप्रोच करेंगे कुछ पैसा लेके कंप्रोमाइज कर लो, वो मैं नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। तो मैं कंप्रोमाइज्ड नहीं करूंगा। कुछ लोगों का फोन आ रहा है हमें, तो अगर हम नहीं डर रहे हैं तो आवाज उठाइए, हम साथ हैं। और इस जो है ना ये बेगानी सत्ता को, ये भ्रष्टाचारी अहंकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम, पहला स्टेप मैंने शुरुआत किया है और आपकी बारी है। ध्यान रखिएगा, इन सभी शोषककारियों, शोषणकारी नेताओं का रथ रोकना ही पड़ेगा, और अगर नहीं रोके तो कल के लिए अपनी मत्स्य गंधा को भेजने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये और पावरफुल हो चुके होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे। और ये मैं बार बार ये कविता, इसके हर एक शब्द में ये ध्यान रखिएगा, इसके ये जो कविता देख रहे हैं, इसके हर एक शब्द में इतनी जान है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे सब नया मिलेगा। वापस से इस कविता को दोहराऊंगा और फिर मैं आपसे जो है ना विदा लूंगा। नाम कविता क्या है? जिस्म क्या है रूह तक सब खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। मेरे पंचायत में 33% से ज्यादा लोग लगभग युवा भी हैं, और उनकी हताशा देखिए कि क्या स्तर है हताशा का। तो युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, जगा रहा है पंचायत को, दिखा रहा है भ्रष्टाचार को, किस तरह आंदोलित है। इस कविता की भाषा देखिए, किस तरह आंदोलित है, इस कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी माननी के भतीजे का शिकार, मत्स्यगंधा फिर कोई होगी माननी के भतीजे का शिकार। दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए, खलारी के इस विनाश का तमाशा देखिए, खलारी के इस विनाश का तमाशा देखिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, आज यहीं तक।